हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री प्रोफेसर। जैसा कि स्टोइचियोमेट्री या मोल अभिधारणा की ये जो सीरीज़ आप मेरी देख रहे हो, इसमें हम अभी तक जो परमाणु भार, अणुभार, ग्राम परमाणु भार, ग्राम अणुभार और इनसे जो संबंधित प्रॉब्लम्स हैं वो आप अभी तक देख चुके हो। ये जो आज का एपिसोड आप देख रहे हो, इसके अंदर जैसा कि हम समस्थानिकों को पढ़ के आए हैं, तो समस्थानिकों के लिए हम जो परमाणु भार है उसकी जगह औसत परमाणु भार लिखना पसंद करते हैं। औसत परमाणु भार या एवरेज एटॉमिक मास। अब ये औसत परमाणु भार होता क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, जैसे मैं मान लेता हूं, जैसे हम देखिए समस्थानिकों को कैसे परिभाषित करके आ रहे हैं। समस्थानिक या आइसोटोप्स, तो इनको हमने परिभाषित किया हुआ है किसी परमाणु के विभिन्न प्रकार के वो जो प्रजातियां हैं, जो स्पीसीज हैं, जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। किसी दिए गए परमाणु के लिए वो सभी संभावित स्पीसीज जिनके परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर, सही बोल रहा हूं मैं? एटॉमिक नंबर तो समान होते हैं, लेकिन जिनके परमाणु भार, जिनको हमने एटॉमिक मास बोला है, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, को समस्थानिक कहते हैं। ठीक है ना? और उदाहरण अगर हम यहां पे लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन के ही समस्थानिक, जो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, जैसे 1H1, 1H2, 1H3, तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। सभी स्थिति में जो परमाणु क्रमांक है वो समान है, परमाणु भार भिन्न भिन्न है। ऐसे अगर हम क्लोरीन के देखें, क्लोरीन के समस्थानिक, तो जो क्लोरीन के समस्थानिक हैं 17 क्लोरीन 35 तथा 17 क्लोरीन 37, ये देखिए। ऐसे अगर कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के समस्थानिक 6 कार्बन 12 और मुख्यतः 6 कार्बन 14, 6 कार्बन 13 बहुत ही कम है, तो 6 कार्बन 12 और 6 कार्बन 14, तो ये सब समस्थानिक हैं। तो जो औसत परमाणु भार है, औसत परमाणु भार मुख्यतः समस्थानिकों के लिए ही कैलकुलेट किया जाता है। तो एक देखिए जनरल जो फॉर्मूला है उसको हम यहां पर मेंशन करते हैं, जनरल फॉर्मूला।
हम मान लेते हैं, माना एक परमाणु जैसे X है जो अपने विभिन्न समस्थानिक रूपों में पाया जाता है। समस्थानिक रूपों में पाया जाता है। जैसे ये देखिए, जो X है उसके जो विभिन्न समस्थानिक हैं, ये हो गए आपके ZXA1, ZXA2, ZXA3 इत्यादि। ठीक है ना। यहां पर, यहां Z का मतलब तो है परमाणु क्रमांक, और जो A1, A2, A3 इत्यादि हैं, ये जो विभिन्न समस्थानिक हैं उनके भार हैं। विभिन्न समस्थानिकों के परमाणु भार। ये देखिए, तो जैसे यहां पर जो हमने समस्थानिक लिखे, ZXA1, ZXA2, ZXA3, ZXA4, ऐसे कितने भी समस्थानिक मान लेते हैं, मिलते हैं, और इनकी धरती पर, मतलब अर्थ पर मिलने की संभावना प्रतिशत में, जिसको हम परसेंटेज एबेंडेंस भी बोलते हैं। ये देखिए, मतलब अगर एक परमाणु 100% है तो उसमें उसके जो समस्थानिक हैं, जैसे मैं मान लेता हूं ये X1% है, ये X2% है, ये X3% है, ये X4% है। अगर आप सबको योग करोगे तो ये 100 के बराबर आएगा, X1 + X2 + X3 + X4। ठीक है। तब प्रत्येक समस्थानिक द्वारा कुल परमाणु भार में कंट्रीब्यूशन, ये देखिए, जो प्रत्येक समस्थानिक है उसका कुल भार में कंट्रीब्यूशन, परमाणु भार में कंट्रीब्यूशन। ये देखिए कैसे निकालोगे, जैसे ZXA1, इसका परमाणु भार कितना है, A1, और जो अर्थ पर इसके मिलने की संभावना है वो X1% है। तो इसका मतलब जब हम प्रत्येक समस्थानिक द्वारा कुल परमाणु भार में कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये ZXA1 के कारण इतना हो जाएगा। देखिए, A1 परमाणु भार है और मल्टीप्लाई बाय X1%। ये देखिए, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, अथवा A1 X1/100। ऐसे ही जो ZXA2 समस्थानिक है ये हो जाएगा A2 X2%। तो ये A2X2/100। ऐसे ही ZXA3, इसके कारण हो जाएगा A3X3%। तो ये हो जाएगा A3X3/100। ऐसे ये A4X4%। तो ये हो जाएगा आपका A4X4/100। ये देखो बच्चों, और अगर आप इन सभी समस्थानिकों का जो कुल परमाणु भार में कंट्रीब्यूशन है,
सबका योग कर दोगे तो आपको इससे प्राप्त हो जाता है एवरेज या औसत परमाणु भार। तो यही हमको हमेशा करना होगा जब भी हम किसी ऐसे परमाणु, किसी ऐसे तत्व को देख रहे हैं जो विभिन्न समस्थानिकों रूप में मिलता होगा। तो ये मैं यहां पर मेंशन करूंगा। सबसे पहले ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। देखिए बच्चों, जैसे मैं यहां पे लिखूंगा अतः परमाणु X का औसत परमाणु भार, एवरेज एटॉमिक मास। तो ये अभी जैसा कि आपको मैंने बताया इन सभी का योग होगा। तो ये हो जाएगा A1 X1 बाय 100 प्लस A2 X2 बाय 100 प्लस A3 X3 बाय 100 प्लस A4 X4 बाय 100 और ऐसे प्लस होता जाएगा ये ऐसे। तो इससे हमको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। देखिए A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस A3 X3 और A4 X4 प्लस डैश 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 और डिवाइड बाय 100। ये देखिए ये फॉर्मूला है बच्चों। तो जब भी हम किसी परमाणु को जो कि अपने विभिन्न समस्थानिकों रूप में मिलता है, हम परमाणु भार अलॉट करना चाहते हैं तो हम हमेशा एवरेज परमाणु भार कैलकुलेट करते हैं। इसकी यूनिट ऑब्वियसली अगर हम सिंगल परमाणु की बात कर रहे हैं तो AMU होगी। तो यूनिट एक परमाणु के लिए औसत परमाणु भार की यूनिट AMU होगी। और यदि हम 1 मोल परमाणु के लिए लिख रहे हैं तो फिर ग्राम हो जाएगी। ठीक है, जनरली हम AMU में ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मैं आपको ये बताता हूं इससे संबंधित आपको प्रॉब्लम कैसे देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहले ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, जैसे सबसे पहले आप इस प्रॉब्लम को समझिए। कॉपर का परमाणु भार 63.546 है। ऑब्वियसली यहां पे अभी यूनिट नहीं दे रखी AMU या ग्राम, तो हम AMU ट्रीट करके चल सकते हैं तो एक परमाणु का भार हो जाएगा, और अगर ग्राम ट्रीट करके चल रहे हो तो फिर 1 मोल का हो जाएगा। इससे कहीं कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। प्राकृतिक रूप से कॉपर के 2 ही समस्थानिक पाए जाते हैं। यह आपको दे रखा है, कॉपर के 2 समस्थानिक पाए जाते हैं क्रमशः। एक तो 63 कॉपर है और दूसरा 65 कॉपर है। तो फिर बोला है 63 कॉपर समस्थानिक का धरती पर पाए जाने की संभावना कितनी होगी। मतलब हमको परसेंटेज एबेंडेंस निकालना है 63 कॉपर का। तो कैसे निकालोगे? जैसे यहां पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि 2 ही समस्थानिक हैं। जैसा भी आपको मैंने बताया कि अगर ये मान लिया जाए कि पूरा कॉपर 100% है और उसके 2 ही समस्थानिक हैं, तो हम ऐसे मान सकते हैं कि एक समस्थानिक के मिलने की संभावना अगर X% है तो दूसरे समस्थानिक के मिलने की संभावना कितनी होगी? 100 माइनस X। बिल्कुल सही है। तो अब बहुत आसानी से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो मैं यहां पे देखिए सॉल्यूशन आपको बताता हूं। सबसे पहले तो जो दिया गया है, जैसा कि हमको यहां पे दिया गया है कॉपर, और ये 63.546 और इसके 2 समस्थानिक हैं, 63 कॉपर है और 65 कॉपर है। धरती पर परसेंटेज एबेंडेंस मतलब पाए जाने की संभावना, इसकी मैंने मान ली है X% है। तो फिर इसकी हो जाएगी 100 माइनस X%। ये देखो आपको X का मान निकालना है ना। धरती पर पाए जाने की संभावना 63 कॉपर, जिसको आपने X निकाला है। तो अब हम यहां पे लिखेंगे अतः औसत परमाणु भार कॉपर का, तो वो कैसे लिखा जाएगा? देखो जो 63 कॉपर है उसका परमाणु भार है 63 मल्टीप्लाई बाय इसकी जो धरती पर पाए जाने की संभावना है X%,
और जो 65 कॉपर है उसका परमाणु भार 65 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस एक्स, और इसको डिवाइड कर दूंगा 100 से। ये देखो यही होगा बच्चों, और इसको आपको सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो कॉपर का जो औसत परमाणु भार आता है, औसत परमाणु भार, तो अच्छा ये जो औसत परमाणु भार है, ये देखिए औसत परमाणु भार, ये तो आपको ऑलरेडी दे रखा है, क्योंकि कॉपर ये दोनों समस्थानिकों से मिलकर बना हुआ है ना। तो ये औसत परमाणु भार आपको दे रखा है 63.546। आपको तो x का मान निकालना है ना, तो ये आपने लिख रखा है बराबर है 63 इंटू एक्स के और प्लस 65 इंटू 100 माइनस एक्स और डिवाइड बाय 100 के। ये देखो, तो यहां से जब आप x का मान निकालोगे तो 70% आएगा, जो कि 63 कॉपर की धरती पर मिलने की संभावना को बता रहा है। और अगर आप ऐसे ही 65 जो कॉपर है, 65 कॉपर, उसका निकालना चाहोगे तो इसको आप क्या करोगे, जो 70% आपने निकाला है उसको 100 में से घटा दोगे तो 30% आ जाएगा। तो इसलिए इस प्रॉब्लम का जो सही आंसर है वो डी है, 70%। तो अगला प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए बच्चों, जो अगला प्रॉब्लम है उसको समझो जरा। बोरॉन का परमाणु भार 10.81 है। जनरली आप ये देखोगे वो सभी परमाणु या तत्व जो अपने समस्थानिकों के रूप में मिलते हैं उनके परमाणु भार हमेशा फ्रैक्शनल होंगे, मतलब डेसिमल के बाद भी कुछ वैल्यू होगी। जैसे यहां पर आप देख रहे हो बोरॉन का परमाणु भार 10.81 है। इससे वाली जो पहले वाली अभी प्रॉब्लम हमने देखी उसमें भी वैल्यू ऐसे ही कुछ थी। बोरॉन के दो समस्थानिक पाए जाते हैं जिनके क्रमशः 80% तथा 20% धरती पर पाए जाने की संभावना है। यदि सबसे ज्यादा धरती पर मिलने वाले बोरॉन के समस्थानिक का परमाणु भार 11.01 है, तब दूसरे समस्थानिक का परमाणु भार बताओ। तो आपको इस प्रॉब्लम को पढ़ के समझ में आ रहा है कि जो बोरॉन है, जिसको हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका आपको परमाणु भार दे रखा है 10.81। ये औसत भी होगा क्योंकि बोरॉन दो समस्थानिकों में मिलता है। तो एक यहां पर है बोरॉन, देखिए इसका हमको दे रखा है परमाणु भार 11.01 और दूसरे बोरॉन का परमाणु भार निकालना है, जिसको हम यहां पर मान लेते हैं कि ये A2 है। ये देखिए बोरॉन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 5 होता है। अच्छा, दोनों की धरती पर मिलने की जो संभावना है वो आपको दे रखी है। जो 11.01 परमाणु भार शो कर रहा है बोरॉन का समस्थानिक, वो बोल रहा है सबसे ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब इसका परसेंटेज एबेंडेंस 80% है और इसका 20% है। अब जो फॉर्मूला है औसत परमाणु भार का, जिसको हम एवरेज एटॉमिक मास भी बोलते हैं, तो एवरेज एटॉमिक मास यहां पर अगर हम कैलकुलेट अप करेंगे तो ये तो ऑलरेडी हमको दे रखा है 10.81, जैसा अभी हमने यहां पे मेंशन किया, और ये बराबर होगा, ये देखिए 11.01 मल्टीप्लाई बाय 80 प्लस A2 इंटू 20 और डिवाइड बाय 100 के। ये देखिए यहां जो A2 है ये परमाणु भार है उस बोरॉन के समस्थानिक का जिसका परसेंटेज एबेंडेंस कम है।
ठीक है ना बच्चों। तो यहां से आप A2 का मान कैलकुलेट कर लोगे। तो जब आप A2 को सॉल्व करोगे आपको जो रिजल्ट मिलेगा 10.01 मिलेगा। तो इसलिए इस प्रॉब्लम का जो सही आंसर है वो 10.01 है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम हमको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें जनरली देखने को मिलती है, और ये हमको क्लियर होना चाहिए कि जब भी कोई तत्व या परमाणु अपने विभिन्न समस्थानिकों के रूप में पाया जाता है तो हमको कैसे एवरेज एटॉमिक मास या औसत परमाणु भार निकालना है। ठीक है, अगली प्रॉब्लम देखते हैं, ये लिख लीजिए सभी अपनी कॉपी में। देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसको जरा समझिए। दिया गया है 54 आयरन, 56 आयरन तथा 57 आयरन समस्थानिकों की धरती पर पाए जाने की प्रतिशत में संभावना क्रमशः 5, 90 और 5% है। तो आयरन का परमाणु भार ज्ञात करो। अब जैसे पता चल रहा है यहां पे कि आयरन का जो परमाणु भार है, क्योंकि आयरन अपने 3 समस्थानिकों के रूप में मिल रहा है, तो जो आयरन का परमाणु भार कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है वो कौन सा परमाणु भार है? औसत परमाणु भार। तो मुझे लगता है कि अब आप बहुत आसानी से वीडियो को पॉज करके खुद ही प्रॉब्लम बना सकते हैं। तो ट्राई कर लीजिए, जरा सभी वीडियो पॉज करिए और प्रॉब्लम को बनाइए। हाँ बच्चों, तो आपने अपने प्रॉब्लम को बनाया, देखो जरा। जो Fe है, जैसे कि हमको यहां पर परमाणु भार कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, और Fe अपने 3 समस्थानिकों के रूप में पाया जा रहा है। 54 आयरन है, 56 आयरन है, 57 आयरन है, और जो धरती पर मिलने का प्रतिशत है इनका 54 आयरन ये 5% है, 56 आयरन 90% है, और 57 आयरन 5% या 5% है। तो फिर आयरन का औसत परमाणु भार, ये आपको अब कैलकुलेट ही करना है। तो सबसे पहले तो औसत परमाणु भार कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? जो 54 आयरन समस्थानिक है और 5% मिल रहा है, इसका मतलब 54 × 5 कर दोगे, ये 56 × 90 कर दोगे, ये 57 × 5 कर दोगे, और डिवाइड बाय 100 कर दोगे। यही करोगे, और यहां से आप आयरन का औसत परमाणु भार कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो आप देखते हो कि आंसर 55.95 आता है। और ऑब्वियसली ये अगर एक आयरन का परमाणु भार है तो यूनिट AMU लगा दो, तो यूनिट का इतना कोई महत्वपूर्ण यहां पर वो नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है ना। तो आंसर बी दे रखा है आपको, ये 55.95। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया सभी को? तो ये इस एपिसोड में हमने औसत परमाणु भार या एवरेज एटॉमिक मास को डिस्कस कर लिया है। जो अगला एपिसोड आप मेरा देखने जा रहे हो उसमें मैं आपको औसत अणु भार बताता हुआ दिखूंगा। औसत अणु भार, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो उसके लिए तैयार रहिए और इसको डिक्टेट करिए।